हेलो एवरीवन। डॉक्टर जॉइस बायोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आई हैव कंप्लीटेड माय बीडीएस फ्रॉम सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद, कंप्लीटेड माय एमए इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। सो मेरा कॉन्सेप्ट है लेट्स लर्न बायोलॉजी एज एन आर्ट। बायोलॉजी आर्ट की तरह पढ़ सकते हैं, एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ सकते हैं। ये बिल्कुल बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, इसको आर्ट की तरह पढ़ सकते हैं, आर्ट की तरह सीख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वहाँ से शुरू करते हैं बायोलॉजी की इस एडवेंचरस जर्नी की। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जयेश शिरपरा और बायोलॉजी के इस लेक्चर में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज ऑन दी अर्थ। आप सब जानते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी एक जैसा नहीं, ढेर सारे वेरिएशन, ढेर सारे डिफरेंसेस आपको देखने को मिल रहे हैं आपके सराउंडिंग में। उसी को हमने डाइवर्सिटी कहा है। प्लांट्स में देखिए अलग अलग स्पीशीज है, नीम है, मैंगो है, बनियन ट्री है। आप एनिमल में देखिए उसमें भी बहुत सारे वेरिएशन है। आपने 11 साइंस में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 4, वो एनिमल वेरिएशन दिखा रहे थे कि एनिमल में कितने कितने वेरिएशंस पाए जाते, अलग अलग किंगडम, अलग अलग क्लासेस। थर्ड चैप्टर में आपको प्लांट्स के बारे में बताया गया था। सेकेंड चैप्टर में आपने स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा। बस इसका मतलब यही है कि अगर हम सराउंडिंग में देखें तो कुछ भी एक जैसा नहीं, ढेर सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है और वो सब भी एक दूसरे से अलग अलग है। नेचर ने दिखाया कि सब कुछ अलग होते हुए भी एक है। ये सारी स्पीशीज जो एक दूसरे से अलग अलग है, जो एक दूसरे से जुदा जुदा है, फिर भी ये एक है क्योंकि ये सब नेचर की एक ही फैमिली में आती है। जैसे इंडिया में देखिए ढेर सारे रिलीजियस पाए जाते हैं, रिलीजन पाए जाते हैं, अलग अलग रिलीजन को फॉलो करने वाले अलग अलग लोग पाए जाते हैं। सबका कल्चर, सबकी संस्कृति और सबकी लैंग्वेज भी डिफरेंट है। ये सब कुछ डिफरेंट होते हुए भी ये सब इंडियन है। इसका मतलब है विविधता में एकता। ये डाइवर्सिटी एक जगह पे कनेक्ट हो रही है और वो क्या है? फैमिली ऑफ नेचर। हम सब नेचर की फैमिली के मेंबर हैं। है एक दूसरे से अलग अलग, बहुत एक दूसरे से डिफरेंट है, मॉर्फोलॉजी डिफरेंट है, हमारी एनाटॉमी डिफरेंट है, उसके बाद भी हम सब मेंबर हैं नेचर की फैमिली के। तो कितने फैमिली मेंबर्स प्रेजेंट हैं नेचर की इस फैमिली में? IUCN जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रिकॉर्ड रखती है अलग अलग स्पीशीज का, उनका कहना है कि मोर देन 1.5 मिलियन स्पीशीज डिस्क्राइब्ड सो फार। दैट मीन्स टिल 2004 IUCN had recorded 1.5 million species on the earth. That means we have already discovered 1.5 million species on the earth. हमने खोज निकाला है कि इस अर्थ पे 1.5 मिलियन स्पीशीज प्रेजेंट है अलग अलग तरीके की। पर क्या इतनी ही होगी इस अर्थ पे सिर्फ स्पीशीज? नहीं। रॉबर्ट में, जिनका बायोलॉजी में बड़ा कंट्रीब्यूशन है, खास करके बायोडाइवर्सिटी के रिगार्डिंग, इनका एक प्रिडिक्शन है। इनका कहना है कि इस अर्थ पे 7 मिलियन स्पीशीज हो सकती है। हमने सिर्फ 22% ही खोज निकाली है। मतलब ढेर सारी स्पीशीज अभी तक हम खोज सकते हैं, बाकी है जिनको डिस्कवर करना। वो आपका वेट कर रही है। ढेर सारी स्पीशीज द ग्रेट अमेजोन में आपका वेट कर रही है। ढेर सारी स्पीशीज इंडियन वेस्टर्न घाट में आपका वेट कर रही है। ढेर सारी स्पीशीज आपका वेट कर रही है आप साउथ अफ्रीका को एक्सेस करें। इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी बहुत सारी स्पीशीज डिस्कवर होनी बाकी है जो आप कर सकते हैं और जो टैक्सोनॉमी का फील्ड है। मतलब अगर आप स्पीशीज डिस्कवर करने के साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो डेफिनेटली वो फील्ड में स्कोप है, क्योंकि ढेर सारी डिस्कवरी आपके लिए वेट कर रही है। जाइए और उस डिस्कवरी में आपका नाम लिखवाइए, उस स्पीशीज के साथ आपका नाम जुड़ जाएगा। हिस्ट्री आपको याद रखेगी। आने वाले वक्त के स्टूडेंट आपका नाम पढ़ेंगे बुक में कि ये साइंटिस्ट ने ये स्पीशीज ढूंढ निकाली थी। तो ये स्कोप की बात है बायोलॉजी में। बायोडाइवर्सिटी की अगर बात करें, टैक्सोनॉमी की बात करें, तो ये फील्ड में जो प्रोफेशन है, जो करियर है, वो बनाने में कितना स्कोप है उसके बारे में मैंने आपको बताया। अगर हम एनिमल की बात करें तो टोटल जो स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी है उनमें 70% स्पीशीज एनिमल की पाई जाती है, 22% स्पीशीज प्लांट की पाई जाती है। पर हमने प्लांट स्पीशीज में फंगस को भी इंक्लूड किया है। जानते हैं हम कि फंगस एक अलग किंगडम में फिलहाल है, उनको एक सेपरेट किंगडम दिया है। उसके बाद भी प्लांट
किंगडम में हमने फंगस को अभी इंक्लूड किया इस डेटा के अकॉर्डिंग, क्योंकि पुराने समय का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसके अंदर हम प्लांट और एनिमल ऐसे दो किंगडम ही क्लासीफाई करते थे। प्लांट किंगडम में आल्गी रखी थी हमने, प्लांट किंगडम में हमने प्लांट स्पीशीज रखी थी, प्लांट किंगडम में हमने फंगस भी रखी थी, और एनिमल किंगडम में हमने एनिमल स्पीशीज के साथ साथ बैक्टीरियल स्पीशीज और प्रोटिस्टा को भी कवर कर लिया था। ऐसा माना जाता है कि सबसे ज़्यादा स्पीशीज एनिमल की पाई जाती है जो 70% है, पर एनिमल में भी सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो है आर्थ्रोपोडा, मतलब इंसेक्ट ग्रुप। 70% जितने जो स्पीशीज पाए जाते हैं एनिमल के अंदर वो आर्थ्रोपोडा के इंसेक्ट ग्रुप के होते हैं। मतलब अगर आप कोई भी 10 एनिमल ले लो तो हर 10 एनिमल में आपको 7 इंसेक्ट मिलेंगे। फंगस का भी वैसा है। प्लांट में अगर देखिए आप तो एनिमल अगर प्लांट का हम कंपैरिजन करते हैं तो फिशिस, एम्फीबियन, रेप्टाइल और मैमल्स, इन चारों जो स्पीशीज ग्रुप हैं इनका अगर हम टोटल नंबर ले लें तो उन टोटल नंबर से भी अकेली फंगल जो स्पीशीज है, जो फंगल ग्रुप है, जो फंगस ग्रुप है, उसके स्पीशीज का जो डेटा है वो उससे भी ज़्यादा, मतलब फिशिस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, मैमल्स, इन चारों के डेटा से भी फंगल स्पीशीज ज़्यादा पाई जाती है। तो ये था टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज और ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी ऑन दी अर्थ। अब की टॉपिक में वो दिया गया है कि ऐसी स्पीशीज जो बहुत साइज में छोटी है। पहली चीज़ तो ये है कि जैसे बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को हमें नेकेड आई से देखना बहुत मुश्किल रहता है, हम उनको देख नहीं पाते। उसके लिए हमने माइक्रोस्कोप इन्वेंट किए और माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम उनको विजुलाइज करते हैं, हमें उसका विजुअल मिलता है। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ी अगर प्रॉब्लम के बारे में देखें तो हम श्योर नहीं हैं कि इस दुनिया में टोटल कितने प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है बैक्टीरिया। एक बैक्टीरियल किंगडम ही ऐसा है जो प्रोकैरियोटिक में आता है। प्रो दैट मीन्स प्रिमिटिव एंड कैरियोटिक दैट मीन्स रिलेटेड विद न्यूक्लियस, जिनका न्यूक्लियस प्रिमिटिव स्टेज में था। ऐसा सेल जिनका न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं है उनको हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कन्वेंशनल जो टैक्सोनॉमिकल मेथड है, ये जो क्लासिफिकेशन टेक्निक है, उनमें हमारे पास ऐसी कोई बेटर टेक्निक नहीं है कि जिससे हम ये स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सके। मतलब कन्वेंशनल टेक्निक, रूटीन टेक्निक, ट्रेडिशनल टेक्निक जो अभी तक चलती आ रही है वो इतनी बेटर नहीं है, इतनी सूटेबल नहीं है कि इस दुनिया में जो भी बैक्टीरिया या फिर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उसको डिस्कवर कर सके। अब देखिए कैसे, तो सेकेंड पॉइंट में आपको उसके बारे में समझा है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, वोल्केनो के पास से कुछ आपको बैक्टीरिया मिले या डेजर्ट से कुछ आपको बैक्टीरिया मिले, वो बैक्टीरिया का आपने सैंपल ले लिया और उसको आपने लैब में कल्चर करना शुरू किया, क्योंकि जो भी आपको स्पीशीज पाई जाती है उसके नंबर बहुत कम रहते हैं। आपको उसको न्यूट्रिएंट दे के धीरे धीरे ग्रो करना रहता है। उसके नंबर बढ़ने के बाद फिर उनको माइक्रोस्कोप में देख के आइडेंटिफाई करके उनको डिस्कवर करना रहता है। तो बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब आपने डेजर्ट से वो बैक्टीरिया लिए उसके नंबर इतने कम थे कि जो आप माइक्रोस्कोप में देख के भी डिस्कवर नहीं कर पाएंगे, ना आइडेंटिफाई कर पाएंगे। आपने उसको कल्चर के लिए रखा, आपने उनको लैब में न्यूट्रिएंट देना शुरू किया जिससे उनके नंबर्स बढ़ना शुरू हो जाए, और एक समय के बाद जब उनका पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगा लैब में तब आप उसको माइक्रोस्कोप में देख के आइडेंटिफाई करेंगे। पर बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जो आपके लैब में कल्चर नहीं हो सकते, जो आपके लैब में पॉपुलेशन नहीं बढ़ा सकते, जो आपके लैब में डिवाइड नहीं हो सकते। कितना भी न्यूट्रिएंट दे दो, पूरा आप अपना प्रयास कर लो, ट्राई कर लो, पर कुछ स्पीशीज ऐसी है जो आपकी लैब में डेवलप नहीं होगी। वो जहाँ पाई जाती है वहीं मिलेगी, और जहाँ पाई जाती है वहाँ इतने कम नंबर में है कि आप वहाँ से तो सैंपल लेके माइक्रोस्कोप में उसको देख के आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अब इसका सॉल्यूशन अब तक हमारे पास नहीं है। देखते फ्यूचर में अगर इसका सॉल्यूशन आता है तो प्रोकैरियोटिक स्पीशीज के बारे में भी एक अंदाज़ा लगाया जाएगा। मतलब हमने अभी तक ये जो एस्टिमेशन लगाया है, एक प्रिडिक्शन लगाया है, उसमें ये प्रोकैरियोटिक स्पीशीज के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि ये बताने लायक ही नहीं, हमें कुछ भी पता नहीं है कि कितने हो सकते। ये भी एक स्कोप है माइक्रोबायोलॉजी का। जाइए और एक ऐसी मेथड डिस्कवर करिए कि जिससे माइक्रोबायोलॉजिकल जो स्पीशीज है उनकी भी डिस्कवरी पॉसिबल हो सके। अब बात करते हैं इंडिया की बायोडाइवर्सिटी के बारे में। इंडिया में बायोडाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग कितनी स्पीशीज पाई जाती है?
तो इंडिया इज़ वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिफाइड कंट्री। मतलब दुनिया में जो सबसे ज़्यादा स्पीशीज रिचनेस दिखाने वाली 12 कंट्री है उनमें से इंडिया एक है। ये बहुत बड़ी प्राउड मूवमेंट है, क्योंकि नेचर ने इंडिया को ऐसे लोकेशन पे सेट किया जिससे हम ग्रेट बायोडाइवर्सिटी का पार्ट बन सके। ढेर सारी स्पीशीज़ का एक हैबिटेट और प्लेस है। हमने घर दिया है ढेर सारी स्पीशीज़ को, जहाँ वो सर्वाइव कर रहे हैं, जहाँ उनका एग्जिस्टेंस है और जहाँ वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं और अपनी लाइफ जी रहे हैं। Only 2.5% of the world's land area we have, but 8.1 of the species diversity इंडिया के पास है। इसका मतलब इंडिया सिर्फ 2.5% लैंड ही कवर करती है अर्थ पे, उसके बाद भी 8.1% स्पीशीज पूरे अर्थ में से इंडिया में पाई जाती है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और ये डेटा आपको याद रखना है MCQ के लिए और 1 मार्कर के लिए। नियरली 45,000 स्पीशीज ऑफ द प्लांट जो इंडिया में पाई जाती है, और इससे डबल मतलब 90,000 स्पीशीज एनिमल की इंडिया में पाई जाती है। अगर रॉबर्ट मे का जो ग्लोबल एस्टिमेट है उसको इंडिया के लिए अप्लाई करें तो हम कह सकते हैं कि इंडिया में ही 1 लाख प्लांट स्पीशीज हो सकती है, जिसमें से हमने सिर्फ 45,000 को ही डिस्कवर किया है। मतलब अभी भी 55,000 प्लांट स्पीशीज आपका वेट कर रही है डिस्कवर होने के लिए, और 3 लाख एनिमल स्पीशीज। इसका मतलब है 90,000 एनिमल स्पीशीज हम डिस्कवर कर चुके हैं, पर अंदाज़ा है 3 लाख एनिमल स्पीशीज इंडिया में होगी, तो वो भी आप डिस्कवर कर सकते हैं। ये सारा जो डेटा है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोडाइवर्सिटी के रिगार्डिंग, वो हमने इंडिया के बारे में देखा। अब बात करते हैं लेटीट्यूडिनल ग्रेडियंट के बारे में। तो आप सब इक्वेटर के बारे में जानते हैं। अर्थ का ये सेंटर एरिया, ये सेंटर लोकेशन जो सबसे ज़्यादा सनलाइट को एक्सेस करता है, जो सबसे ज़्यादा सनलाइट जहाँ पर गिरती है, एक्सट्रीमली हीटेड एरिया जिसको हम कह सकते हैं। कहा जाता है कि इक्वेटर ही ऐसे लोकेशंस है जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्पीशीज पाई जाती है। बट स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स। इक्वेटर एरिया से अगर आप पोलर रीजन्स की तरफ जाने लगते हैं, इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जाइए या इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ आइए, स्पीशीज डाइवर्सिटी कम होने लगेगी। मतलब सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी आपको मिलेगी कहाँ? इक्वेटर के पास, और सबसे कम डाइवर्सिटी कहाँ मिलेगी आपको? पोलर रीजियंस के पास। और एवरेज कहाँ मिलेगी आपको? इक्वेटर और पोलर रीजियंस के बीच के एरिया में, जिसको ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक्स ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से भी हम जानते हैं। तो देखिए ट्रॉपिक्स के बारे में देखिए, लेटीट्यूडनल रेंज अगर 23.5 नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ हम अगर कंसीडर करें तो सबसे ज़्यादा स्पीशीज पाई जाती है टेम्परेट के कंपैरिजन में और पोलर एरिया के कंपैरिजन में। ट्रॉपिकल एरियाज़ में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है टेम्परेट रीजन्स के कंपैरिजन में, और पोलर के कंपैरिजन में भी। मतलब टेम्परेट और पोलर दोनों से ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी आपको ट्रॉपिक्स में मिलेगी, सबसे कम पोलर एरिया में मिलेगी, और एवरेज आपको मिलेगी टेम्परेट रीजन्स में। देखिए आपको एक डेटा भी दिखाया है, कोलंबिया जो कहाँ लोकेटेड है? इक्वेटर के पास, और हम जानते हैं इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है, तो वहाँ पर 1400 स्पीशीज बर्ड की पाई जाती है। जबकि अगर इक्वेटर से पोलर की तरफ मूव करें तो ट्रॉपिकल एटीट्यूड में आप देखें तो उसमें इंडिया की बात करें जो ना इक्वेटर पे है ना पोलर लोकेशन पे है, दोनों के बीच वाली लोकेशन पे है, तो वहाँ पर 1200 स्पीशीज पाई गई बर्ड की। और न्यूयॉर्क जो पोलर की तरफ है, थोड़ा एक्सट्रीम पोलर रीजन्स पे नहीं है, पर पोलर रीजन वहाँ से नज़दीक है, तो देखिए 41 डिग्री नॉर्थ, मतलब काफ़ी क्लोज है नॉर्थ पोलर रीजन से, तो वहाँ 105 स्पीशीज ही पाई गई बर्ड की। और ग्रीनलैंड 71 डिग्री नॉर्थ, मतलब काफ़ी नॉर्थ पोलर रीजन से नज़दीक है, इसलिए वहाँ तो सिर्फ 56 स्पीशीज ही पाई गई बर्ड्स की। इसका मतलब ये हुआ कोलंबिया जो इक्वेटर पे लोकेटेड है, वहाँ से ग्रीनलैंड जो पोलर के नज़दीक लोकेटेड है, वहाँ की तरफ अगर मूव करते हुए और आप रिकॉर्ड करते हैं डाइवर्सिटी को, तो आपको कम होती हुई मिलेगी। मतलब ये हो गया इक्वेटर से पोलर रीजन्स पे जाओगे तो धीरे 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 स्पीशीज कम होती जाएगी।
1400 कोलंबिया में, इंडिया में एवरेज 1200, न्यूयॉर्क में 105 और ग्रीनलैंड में सिर्फ 56। जो आपको क्या दिखा रहा है, लेटीट्यूडनल ग्रेडियंट्स के हिसाब से बायोडाइवर्सिटी में कैसे चेंज आता है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट जो इक्वेटर पे लोकेटेड है, वहाँ पर वास्कुलर प्लांट्स 10 टाइम्स ज़्यादा पाए जाते हैं। मतलब वहाँ जो वास्कुलर प्लांट्स मिलते हैं जिनमें जाइलम और फ्लोएम है, हम ऐसे प्लांट्स को वास्कुलर प्लांट्स कहते हैं, वो 10 गुना ज़्यादा है। पर किसके कंपैरिजन में 10 गुना ज़्यादा है? किससे 10 गुना ज़्यादा है? तो टेम्परेट रीजन से। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप इक्वेटर का ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ले लो और आप मिड वेस्ट, यूएसए का जो मिड वेस्ट पोर्शन है वहाँ पर आए हुए टेम्परेट रीजन्स के फॉरेस्ट ले लो, तो टेम्परेट रीजन के फॉरेस्ट से ट्रॉपिकल रीजन के फॉरेस्ट में 10 गुना ज़्यादा वास्कुलर प्लांट्स है, जो भी आपको यही दिखा रहे हैं कि ट्रॉपिकल रीजन्स में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है क्योंकि वो इक्वेटर पे लोकेटेड है, और टेम्परेट रीजन में कम बायोडाइवर्सिटी होती है क्योंकि वो इक्वेटर से थोड़ा दूर है या इक्वेटर और पोलर रीजन्स के बीच के लोकेशन में लोकेटेड है। अब बात करते हैं द ग्रेट अमेज़न की। जब भी बात करते हैं ग्रेट अमेज़न की तो कुछ लोगों को इसके आगे लगा हुआ ग्रेट वर्ड पसंद नहीं आता। बायोलॉजिस्ट की बात करें तो ग्रेट की जगह वो 3-4 ग्रेट और लगाना पसंद करेंगे, द ग्रेट अमेज़न। पर अगर बात करें ऐसे लोगों की जो ये मानते हैं कि अमेज़न हमारे कंट्री का पार्ट नहीं है, ये तो अमेरिका और ब्राज़ील के बीच में आया हुआ है, ये तो उन लोगों का हिस्सा है, हम कैसे इसको ग्रेट कह सकते हैं। कुछ लोगों के अंदर ऐसा एटीट्यूड और बिहेवियर होता है कि जो अपनी चीज़ नहीं है, जो अपने से कनेक्टेड नहीं है, उसको ग्रेट नहीं कह सकते। ग्रेट तो वही होगा जो मेरा है, जो मेरे साथ कनेक्टेड है, जिससे मैं जुड़ा हूँ, उससे कनेक्टेड है। पर ऐसा नहीं है। बहुत शॉर्ट विज़न से देखें, नैरो विज़न से देखें तो चीज़ें बहुत कम दिखेंगी। अगर आप देखना चाहते हैं नेचर के बड़े विजन को तो आपको अपना विजन बड़ा करना पड़ेगा, आपको दिमाग की बाउंड्री खोलनी पड़ेगी और एक ऐसा बिहेवियर जनरेट करना पड़ेगा जिससे आप देख सके ये पूरी दुनिया आपका घर है, वसुधैव कुटुंबकम। इस पूरी अर्थ को अपनी ही फैमिली की तरह कंसीडर करना, तब ये सारी बाउंड्री मिट जाएगी। आपको यही दिखेगा ये कंट्रीज़ के बीच में जो बाउंड्रीज है वो तो एक्चुअल में काल्पनिक है, इसका रियल में कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं हो रहा है। एक्चुअल में रियल में इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। हमने दिमागी तौर से इनका एग्जिस्टेंस बनाया है, हमने फॉर्म किया है, हमने इसको कल्पना दी है, ये है नहीं। नेचर ने तो सब कुछ जुड़ा हुआ ही बनाया था। नेचर की जो फैमिली है, नेचर ने अलग अलग स्पीशीज़ जो बनाई है वो सब एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है क्योंकि ये सब आपस में फैमिली है। अमेज़न हमारा भी है क्योंकि अमेज़न से दुनिया का 16 टू करीबन 20%, कुछ 18% दिखाते, कुछ 20% दिखाते, उतना ऑक्सीजन मिलता है। इसको अर्थ के लंग्स के तौर पे देखा गया है। हम भी तो ले रहे हैं एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन, हम तो नहीं ऐसा देख रहे कि भी हवा से आने वाला ऑक्सीजन अमेज़न का है तो नहीं लेंगे। मतलब ये एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है कि अगर दुश्मन में भी कोई चीज़ अच्छी लगे तो उसका भी हम एप्रिशिएशन कर सके, उसको भी हम एप्रिशिएट कर सके। तो द ग्रेट अमेज़न की बात करें, क्यों इसको अप्रिशिएट करना चाहिए? उसका रीज़न है इस दुनिया की ढेर सारी स्पीशीज़ यहाँ पाई जाती हैं। अगर हम अर्थ में स्पीशीज़ को फैमिली मेम्बर्स के तौर पे देखें, नेचर की फैमिली के, तो देखिए 40,000 प्लांट स्पीशीज़, 3000 फिशीज़ की स्पीशीज़, 1300 बर्ड स्पीशीज़, 427 मैमल्स एंड 427 एम्फीबियंस, 378 रेप्टाइल्स एंड मोर देन 1,25,000 इनवर्टिब्रेट्स। इतनी स्पीशीज़, मतलब हमारे फैमिली मेम्बर्स कहाँ रह रहे? द ग्रेट अमेज़न नाम के घर में। नेचर की फैमिली के इतने सारे फैमिली मेम्बर्स को अमेज़न ने घर दिया है, तो रियली ये ग्रेट अमेज़न के नाम से बिल्कुल जाना जाना चाहिए। और अगर हम बात करें तो ये ग्रेट अमेज़न ट्रॉपिकल अमेज़ोनियन रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका में आया हुआ है और ये ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी दिखा रहा है। सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी इस पूरे अर्थ में इसी जगह पे पाई जाती है। कहा जाते हैं इसके कुछ सेंट्रल लोकेशन ऐसे भी हैं जहाँ तक पहुँच पाना बहुत मुश्किल है और इसका एक्सेस भी शायद इम्पॉसिबल है। साइंटिस्ट को ही जाने की इसमें परमिशन होती है कुछ लोकेशन के आगे या उससे पार। और आपने एनाकोंडा मूवी देखी होगी जिसमें वो लोग एक फ्लावर को ढूंढने जाते
जिस फ्लावर के बारे में ऐसा दिखाया था कि शायद उस फ्लावर में कुछ ऐसे फीचर छुपे हुए हैं, ऐसे केमिकल और कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है कि जिससे कोई भी इंसान इमॉर्टल बन सकता है, अमर बन सकता है, उनकी लाइफ एक्सटेंड हो सकती है। और वो पूरा एनाकोंडा मूवी में एनाकोंडा अमेज़न फॉरेस्ट में मिल जाता है, और फिर आप सब ने मूवी में देखा है कि कितनी मूवी एडवेंचरस बन जाती है। तो वो अमेज़न फॉरेस्ट एक्चुअल में वो अमेज़न को डिस्क्राइब करने की कोशिश की गई है। अमेज़न में अभी भी ऐसे ऐसे स्पीशीज़ पाई जाती है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, और यहाँ ढेर सारी स्पीशीज़ अभी तक कोई खोज नहीं पाया। बहुत बड़ा स्कोप है। हर एक टेक्सोनॉमिस्ट का ये ड्रीम रहता है कि वो अमेज़न फॉरेस्ट को विजिट करे और उसको चांस मिले अमेज़न को देखने का। अगर आप में से भी कोई बनना चाहता है टेक्सोनॉमिस्ट, तो अमेज़न के बारे में ज़रूर सर्च करें और एक ड्रीम बनाए अपना कि एक दिन अमेज़न को विजिट करने का मौका उनको मिलेगा। अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि ट्रॉपिकल रीजियंस में ही सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी क्यों पाई जाती है और कहीं क्यों नहीं? क्योंकि जहाँ है खाना वहाँ है उसके खाने वाले। विदाउट फूड सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। तो जहाँ खाना होगा वहाँ खाने वाले अपना एग्जिस्टेंस बचाए रखने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए अपना खुद का घर बना लेंगे, वहीं रह जाएंगे। तो ट्रॉपिकल रीजन्स का ऐसा ही है, ये इक्वेटर पे आए हुए हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा सोलर लाइट इसको मिलती है। और जितनी सोलर लाइट उतना प्लांट ज़्यादा फूड बनाएगा, और जितना ज़्यादा फूड बनेगा, जितना प्लांट की फूड प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, उतना खाना एनिमल को मिल जाएगा और स्पीशीज़ को मिल जाएगा सर्वाइवल के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए। तो पहला रीज़न क्या हो गया? दे रिसीव मोर सोलर एनर्जी विच कंट्रीब्यूट्स टू ग्रेटर प्रोडक्टिविटी। ज़्यादा सनलाइट के मिलने की वजह से ज़्यादा प्लांट ने फूड बनाया, और ज़्यादा फूड बनाया इसलिए वहाँ ज़्यादा स्पीशीज़ पाई जाती है। जहाँ फूड, जहाँ खाना, वहाँ उसके खाने वाले। सेकेंड रीजन देखिए, दे प्रोवाइड अ रिलेटिवली कॉन्स्टेंट एनवायरनमेंट। वहाँ का एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंट रहता है, सीजन्स नहीं आती हमारी तरह, लेस सीजनल है। कम सीजन के होते हुए बदलाव कम आते हैं, तो प्रॉब्लम्स भी कम आएगी स्पीशीज़ को, क्योंकि सीजन्स बदलती है तो टेम्परेचर्स के साथ साथ ह्यूमिडिटी, वाटर अवेलेबिलिटी में भी बहुत बड़ा चेंज आता है। विंटर में देखिए ठंडी, समर में देखिए एक्सट्रीमली हीट, और मॉनसून में देखिए फ्लड, उसके चांसेस रहते हैं, हेवी ह्यूमिडिटी के चांसेस रहते हैं। तो ये सब जो सीजनल वेरिएशन है उससे काफ़ी डिस्टर्बेंस होता है स्पीशीज़ को। पर यहाँ पर तो इतनी सीजन्स ही नहीं है, कांस्टेंट एनवायरनमेंट रहता है। जब एनवायरनमेंट कांस्टेंट है तो इनको कोई डर नहीं है, ये आराम से रह सकते हैं। इनको पता है कि एक ही तरीके का कांस्टेंट एनवायरनमेंट रहेगा, तो उन्होंने अपने आप को उस एनवायरनमेंट से अडॉप्ट कर लिया है। ये सेकेंड रीज़न है। और थर्ड, ट्रॉपिक्स हैड मोर इवोल्यूशनरी टाइम। अब ये क्या कहना चाहते हैं थर्ड पॉइंट में? देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि लाइफ की शुरुआत ट्रॉपिकल रीजन से हुई। ऐसा माना जाता है कि लाइफ शुरू हुई ट्रॉपिकल रीजन से, इक्वेटर से। सबसे ज़्यादा सनलाइट इक्वेटर पे आती थी, इसलिए सबसे पहले प्रोड्यूसर प्लांट जैसी स्पीशीज प्रोड्यूस हुई थी। उसके बाद ही एनिमल स्पीशीज फॉर्म हो सकती थी, क्योंकि एनिमल स्पीशीज फूड के लिए डिपेंडेंट थी। तो ऐसा माना जाता है कि इक्वेटर पे ही सबसे पहले लाइफ की शुरुआत हुई, और फिर इवोल्यूशन होता गया और आज ढेर सारी स्पीशीज बन गई। क्योंकि सबसे पहले लाइफ की शुरुआत ट्रॉपिक्स पे हुई थी, इसलिए उसको इवोल्यूट होने के लिए, अपना ग्रोथ करने के लिए, स्पीशीज़ को डेवलप होने के लिए बहुत सारा समय मिल गया। इस रीज़न से वहाँ पर ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। फिगर में देखिए, अब आपको दिखा है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट शो कर रहा है द ग्रेट अमेज़न को। ये है टेम्परेट रीजन में देखने को मिलने वाला फॉरेस्ट। यहाँ की बायोडाइवर्सिटी ट्रॉपिकल रीजन्स में जो बायोडाइवर्सिटी है उससे कम होगी, पर पोलर रीजन से थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। चलिए, अब इस टॉपिक का लास्ट पोर्शन जो बाकी है, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, उसकी बात करते हैं। ग्राफ को देखते हुए डरिए मत, क्योंकि इस ग्राफ का बहुत ज़्यादा हमारे लिए अहमियत नहीं है। ये स्टेटिस्टिकल डेटा को शो करने के लिए दिखाया हुआ है, और हमें सिर्फ इसका फॉर्मूला ही याद रखना है। कोई कैलकुलेशन स्टेटिस्टिकल हमें नहीं करनी। शुरुआत कैसे हुई स्पीशीज और एरिया रिलेशनशिप की? तो अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट
ये जर्मनी के नेचुरलिस्ट और जियोग्राफर थे और ये एक्सप्लोर कर रहे थे साउथ अमेरिकन फॉरेस्ट को। इन्होंने देखा कि जैसे जैसे वो ज़्यादा एरिया एक्सप्लोर करते हुए आगे बढ़ने लगे तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्पीशीज़ मिलना शुरू हो गई एक लिमिट तक। कैसे ज़रा समझते? जैसे कि आपने 5 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया एक्सेस किया किसी फॉरेस्ट का और उनमें से आपको 100 स्पीशीज़ मिली। फिर आपने उस फॉरेस्ट का 50 किलोमीटर और एरिया एक्सप्लोर किया, मतलब टोटल 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, मतलब आपने एरिया बढ़ा दिया। पहले जब आप 50 किलोमीटर एरिया को सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे थे और गिनती कर रहे थे तब आपको एनिमल की 100 स्पीशीज़ मिली। आपने जब और 50 किलोमीटर को एक्सप्लोर किया, मतलब टोटल आपने 100 किलोमीटर स्क्वायर को एक्सप्लोर किया तो आपको 500 स्पीशीज़ मिली। मतलब जैसे जैसे और एरिया एक्सप्लोर करते जाएंगे और एक्सप्लोर करते जाएंगे वैसे आपको अलग अलग किस्म के और एनिमल मिलते जाएंगे जो एक दूसरे से बहुत अलग अलग होंगे, जिसी को हम डाइवर्सिटी कहते हैं। पर इसकी एक लिमिट है, जो लिमिट अलग अलग जगहों पे डिफरेंट होती है। जैसे कि अगर हम पर्टिकुलर फॉरेस्ट की बात करें, आपने 5 किलोमीटर स्क्वायर एरिया से अगर 10 किलोमीटर एक्सप्लोर किया, बड़ी स्पीशीज़, 15 किया और बड़ी, 50 किलोमीटर किया और बड़ी, 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया एक्सप्लोर किया और बड़ी, 500 किलोमीटर स्क्वायर एरिया किया और स्पीशीज़ नई देखने को मिली। पर अब मानो वहाँ 500 किलोमीटर स्क्वायर एरिया से और ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे तो वही की वही स्पीशीज़ आपको रिपीटेड फॉर्म में दिखेगी जो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। अब कुछ नया नहीं देखने को मिलेगा, मतलब अब बंद हो गया कुछ नया दिखना। अब डाइवर्सिटी की जो रिचनेस है वो एक स्टेबल ग्राफ के फॉर्म में आ गई है। अब आपको रिचनेस बढ़ती हुई नहीं दिखेगी, वो एक लिमिट है और सबकी अपनी अपनी एक लिमिट और बाउंड्री होती है, वहाँ तक आपको बढ़ावा दिखेगा। अगर इस रिलेशनशिप को आप स्टैटिस्टिकल डेटा के अकॉर्डिंग ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो आप देखिए हमने एक तरफ एरिया लिया है और दूसरी तरफ स्पीशीज रिचनेस, और आपको जो ग्राफ है वो दिखा रहा है कि एरिया के बढ़ने पर स्पीशीज की रिचनेस बढ़ती जाती है। और ये जो शेप है हमने उसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नाम दिया है। अब समझते हैं इस ग्राफ को डिटेल में। हम बहुत ज़्यादा डिटेल में तो इसकी स्टडी नहीं कर रहे, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा देखते हैं इस ग्राफ का क्या कहना है। ऑन अ लोगेरिथमिक स्केल द रिलेशनशिप इज़ अ स्ट्रेट लाइन। देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, वो क्लियरली दिख रहा है कि एरिया के बढ़ने पे स्पीसीज बढ़ी, इसलिए आप देखिए ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है। और अगर इक्वेशन के फॉर्म में अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो क्या बन जाएगा इसका फॉर्मूला? ये फॉर्मूला आपको खास याद रखना है, कैलकुलेशन जनरली नहीं आपको पूछा जाता। log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a। और ये सारे जो आपने सिंबल दे रखे s c z, ये क्या है? तो a एरिया है, s स्पीशीज रिचनेस, हम जानते हैं एरिया बढ़ने पर स्पीशीज की रिचनेस बढ़ेगी। z है स्लोप ऑफ द लाइन, ये जो लाइन है एरिया और स्पीशीज रिचनेस के डेटा को जब हम ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको एक लाइन दिख रही है ब्लैक कलर की जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। उस लाइन का जो स्लोप है वो z के नाम से जाना जाता है और उसको रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं। आप स्टैटिस्टिक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या है, पर फिलहाल वो हमें याद नहीं रखना। c इज इक्वल टू वाई इंटरसेप्ट। c वो पॉइंट है जहाँ पर y के साथ x का डेटा इंटरसेप्ट कर रहा है, और द वैल्यू ऑफ z, ये जो रेंज मिलेगी z की वैल्यू की वो आपको मिलेगी 0.1 to 0.2। ये पहले से ही रिसर्च से हमने ढूंढ निकाली होती है। अलग अलग एरिया का z का वैल्यू डिफरेंट रहता है, अलग अलग एरिया में z की वैल्यू डिफरेंट रहती है। ये z की वैल्यू आपको उस पर्टिकुलर एरिया में कितने किलोमीटर स्क्वायर को आप एक्सेस करेंगे तो कितनी स्पीशीज आपको मिलेगी, उसका एक प्रिडिक्टेड नंबर देगी। z आपको क्या दिखाएगा कि भाई इस पर्टिकुलर एरिया का z का वैल्यू इतना है, तो मतलब आपको उसमें किलोमीटर के अकॉर्डिंग एरिया डालना है और उसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इतने किलोमीटर को एक्सेस करने पर इतनी स्पीशीज वहाँ पाई जाएगी। वो z की वैल्यू है। अब समझते हैं स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप के ग्राफ को। देखिए जैसे हमने आगे समझा कि z की वैल्यू अलग अलग रहती है क्योंकि अलग अलग एरिया में स्पीशीज रिचनेस और एरिया का रिलेशन डिफरेंट है।
जैसे कोई एक फॉरेस्ट में 100 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया को एक्सेस करने के बाद स्पीशीज रिचनेस स्टेबल हो जाती है, कहीं 500 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया के बाद स्टेबल हो जाती है, कहीं 700 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया के बाद स्टेबल हो जाती है। इसलिए Z का वैल्यू अलग अलग लोकेशन पे डिफरेंट है। पर अगर आप किसी लार्ज एरिया को एक्सेस कर रहे हैं, जैसे पूरा कॉन्टिनेंट ही ले लो, तो Z की वैल्यू 0.6 to 1.2 होगी। जैसे कि आपने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में फ्रूगीवोरस मतलब फ्रूट्स खाने वाले बर्ड्स और मैमल्स का एक काउंटिंग लिया स्पीशीज रिचनेस का, तो उसका स्लोप 1.15 मिला। मतलब एक ट्रॉपिकल रीजन्स पे आई हुई जो कंट्रीज है उनमें से पूरी कंट्री को एक्सेस करो, पूरी कंट्री को ही ले लिया, पूरा कॉन्टिनेंट ले लिया, पूरी कंट्री को एक्सेस करो और पूरी कंट्री में ढूंढ निकालो कि इस पूरी कंट्री में कितने फ्रूगीवोरस बर्ड्स है अलग अलग किस्म के और कितने अलग अलग किस्म की मैमल स्पीशीज है। तो उसका Z का वैल्यू आपको 1.15 मिलेगा। अगर आप पूरे कॉन्टिनेंट को ले रहे हैं तो एक लार्ज एरिया को आप एक्सेस कर रहे हैं तो Z का वैल्यू ये रहेगा। चलिए इसी के साथ ये टॉपिक तो ख़त्म हो गया, पर इससे हमें जो चीज़ सीखने को मिली वो ये थी, मैंने आपको बताया था कि बायोलॉजी को अगर फिलोसॉफिकल व्यू से देखें तो आपको पता चलेगा कि हमने समझा कि विविधता में एकता है, सब कुछ एक दूसरे से अलग अलग ही, नेचर ने एक जैसा कुछ नहीं बनाया। क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, एक जैसी चीज़ों को देखने के बाद हम बोर होने लगते हैं। नेचर ने वेरिएशंस क्रिएट किए और उसी वेरिएशंस में मज़ा है। अगर सारे लोग एक तरीके के बिहेवियर के होते तो शायद वो मज़ा नहीं होता। किसी से लड़ने का मज़ा है, किसी के साथ खेलने का मज़ा है, किसी के साथ बात करने में मज़ा आता है, किसी की एडवाइस में मज़ा आता है। तो टॉम एंड जेरी जैसा रिलेशनशिप है कहीं, अगर टॉम जेरी से लड़े नहीं तो उसका पूरा दिन बहुत बेकार जाता है, ख़राब जाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें एक्सेप्ट करनी है कि ये पूरी जो फैमिली है वो हमारी है, हम सब उसके अलग अलग फैमिली मेम्बर्स हैं, नेचर की फैमिली के ही हम मेम्बर हैं और ये पूरी अर्थ ये हमारी फैमिली है। वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है उसको हमारे दिमाग में हम साकार करें और उसी के साथ हम आगे बढ़ें। आर्टिस्टिक व्यू से अगर देखें तो आर्टिस्ट कभी भी कोई भी चीज़ एक जैसी नहीं बनाता, वो चाहता है कि कुछ नया करे। बस इसी से एक और चीज़ भी हमें सीखने को मिलती है कि आप भी नया करें, हम सब मिलके कुछ नया करें, कुछ नया सीखते रहे, अपने आप को हर रोज़ अपग्रेड करते रहे। जैसे नेचर ने एक ही स्पीशीज़ को बना के छोड़ नहीं दिया अपना आर्ट, नेचर ने अपना आर्ट कंटिन्यू रखा और आज भी कंटिन्यू है। नई नई स्पीशीज़ कंटिन्यूअसली बनती जा रही है इवोल्यूशन प्रोसेस से। तो हम भी अपना इवोल्यूशन करें, हम भी डेली हर रोज़ कुछ नया नया सीखें पुराने एक्सपीरियंसेस से और हमारे अंदर और अपने आप में कुछ बदलाव करें, कुछ परिवर्तन करें और चेंज लाएं। थैंक यू। एक नए टॉपिक के साथ हम वापस मिलेंगे बायोडाइवर्सिटी के किसी छोटे टॉपिक के साथ।